शुरू कर रहा हूं। इलास्टिसिटी, ओके। आस्था, इसका नाम है प्रत्यास्थता। ठीक है, प्रत्यास्थता। तो कुल मिलाकर इलास्टिसिटी है क्या? कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं। ये एक बॉडी हो गई, इस पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। हम इलास्टिसिटी स्पेशल कंडीशन में पढ़ते हैं। व्हेन नेट फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो, यानी क्या है? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस और भी जो है वो जीरो है। यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? जीरो है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? जीरो है। इसका मतलब नो ट्रांसलेटरी मोशन। एक फोर्स जब किसी बॉडी पे लगता है तो वो फोर्स क्या करता है? या तो लीनियर एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, या एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, या दोनों क्रिएट करता है, या बॉडी में डिफॉर्मेशन करता है, या तीनों करता है। तो अगर हमने बॉडी पर नेट फोर्स जीरो बताया है एंड नेट टॉर्क इज ऑल्सो जीरो, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या है? मीन्स under that force object is in rotational and translatory equilibrium। अंडर दैट फोर्स बॉडी काय में है? रोटेशनल और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। देन दैट फोर्स causes deformation in body। आया समझ में? यानी कि इलास्टिसिटी प्योरली हम लोग किस कंडीशन में पढ़ रहे हैं? जिसमें बॉडी रोटेशनल और ट्रांसलेटरी दोनों इक्विलिब्रियम में। आया समझ में? बॉडी रोटेशनल और ट्रांसलेटरी दोनों इक्विलिब्रियम में है। दैट फोर्स कॉजेज ओनली डिफॉर्मेशन एंड ऑन द रिमूवल ऑफ दैट फोर्स, वो फोर्स जो बॉडी को डिफॉर्मेशन क्रिएट करा रहा है, उस फोर्स का नाम क्या दिया जाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या दिया जाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। ऑन द रिमूवल ऑफ दैट फोर्स इन ए डिफॉर्मिंग फोर्स, द बॉडी regains its initial configuration completely, then body is called elastic body, and this behavior is known as elasticity। अगर बॉडी पार्शियली अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करती, कंप्लीटली नहीं, तो उस बॉडी को क्या कहते हैं?
partial elastic body. If body regains initial configuration partially, then body is called partial elastic body. और बॉडी कुछ भी अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं करती. आपने उसको डिफॉर्म करा, वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो गई, है ना. आपने उसको डिफॉर्म करा और वो क्या हो गई, परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो गई. एंड इफ बॉडी डज नॉट regain initial configuration by any, then body is called plastic body. बॉडी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक बॉडी कहते हैं. तो यहां पर आपको बेसिकली इलास्टिसिटी कब पढ़ते हैं दोस्तों, ये दिमाग में फीड करो. इलास्टिसिटी कब पढ़ते हैं, जब बॉडी पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, कोई नेट टॉर्क नहीं लग रहा है, उस समय हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं. हम कुछ फोर्स ऐसे लगाते हैं कि उसके कारण बॉडी के शेप चेंज होते हैं, साइज चेंज होते हैं, है ना, या दोनों चेंज होते हैं. और उस समय वो बॉडी का नेचर होता है कि वो बॉडी फोर्स लगाने पर डिफॉर्म होती है और फोर्स हटाने पर वापस से अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाती है. आया समझ में, ठीक है. जैसे अगर आपने लोहे के पतरे हैं और उस पर आपने 2 लोग खड़े हो गए, उसके बाद वहां से हट गए, तो वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस आ जाएगा. लेकिन वहां पे 25 लोग खड़े हो गए तो वो क्या होगा, बेंड हो जाएगा, शीट बेंड हो जाएगी. और बेंड हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर आपने ये समझा कि एक लिमिट तक वो बॉडी जो है वो इलास्टिक बिहेवियर को मेंटेन कर रही है, और उससे ज़्यादा लिमिट से फोर्स लगाने पर वो क्या हो रही है, इलास्टिक बिहेवियर को खो देती है. तो ऐसी एक लिमिट भी आती है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, जिसके विद इन बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो इलास्टिक बिहेवियर को करती है. ये जो इलास्टिसिटी है ये हमारे डेली लाइफ में बहुत काम में आती है, क्योंकि डेली लाइफ में आप बहुत सारी जगह जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि अभी कैमरा से ये शूटिंग हो रही है और उसमें जो स्टैंड यूज़ किया जा रहा है वो स्टैंड की क्वालिटी, यानी कि उसमें रॉड्स जो हैं वो लेस इफेक्टिव हो, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा किसी ने प्रेस करा और वो बेंड हो जाएगा, टूट जाएगा. आया समझ. आपने अपनी व्हीकल का व्हील देखा है तो वो व्हील जो है उसके स्पोक्स जो हैं उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर होना चाहिए. जो लिफ्ट है वो लिफ्ट को जो कैरी करने वाली रोप होती है वो रोप की इलास्टिसिटी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसकी थिकनेस, रेडियस वगैरह होना चाहिए. एग्जैक्टली डेली लाइफ में हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे क्रेन जो बनाए जाते हैं हेवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए, तो वो क्रेन में उतना ही वेट रखा जाता है जो उसकी इलास्टिक लिमिट के 1/10 के बराबर. यानी कहने का मतलब ये है कि एक लिफ्ट में हम जब इंटर करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है 8% या 16% ओनली. तो अगर उसमें 16% से ज़्यादा भी आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर उसकी कैपेसिटी जो है ना वो तो उससे 10 टाइम्स ज़्यादा होती है. अगर उस वहाँ पे लिखा है 8% तो वो जो रोप है वो 8 क्या 80% को भी उठा सकती है. लेकिन अगर वो एक बार ऑब्जेक्ट इलास्टिक लिमिट के बाहर चला गया तो क्या होगा, वो वापस से आएगा नहीं और फिर वो केबल कभी भी ब्रेक हो सकती. तो हमारी गाड़ी का जो डोर है, कार का जो डोर है, अब वो डोर कितने वेट्स को बियर करता है
उसके हिसाब से हम ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं जो उसके ऊपर मैक्सिमम लोड डाला जा सकता है ना, उसका भी 10 टाइम्स उसकी अपर लिमिट होती है। गॉट इट? ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है इलास्टिसिटी। समझ में आ गया? इलास्टिसिटी से हम लोग कोई भी जगह कौन सा नट यूज़ करना है, किस तरह के वेट्स उसको बियर करना है, कौन सी रोप का यूज़ करना है, क्रेन जो है उसका मटेरियल जो है वो कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है ये डिसाइड की जाती है। अब प्योरली इलास्टिसिटी का काम शुरू करता हूँ। इसमें जो मैं अभी डायग्राम बताऊंगा, ये डायग्राम रिपीट होता जाएगा। आपको कुछ डेफिनेशंस बता देता हूँ। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स के टाइप क्या है? स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग। गॉट इट? आया समझ में? अगर मान लीजिएगा कि ये एक वायर है, लेंथ ऑफ द वायर क्या है? एल है, इस पर कोई लोड नहीं लगा है। अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं, इसको क्या करता हूं? स्ट्रेच करता हूं, तो उसकी लेंथ कितने अमाउंट से बढ़ जाएगी? डेल्टा एल। अभी यहां पर क्या करा हमने? फोर्स एफ लगाया, स्ट्रेच हो गया। फोर्स एफ को रिमूव कर दिया, तो ये अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वापस से, अगर हमने एफ को रिमूव कर दिया तो ये क्या कर रहा है? वायर ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर रहा है। यानी क्या है? ये वायर इलास्टिक वायर। आया समझ? तो यहां पर यही चीज, यही डायग्राम में 10 बार बनाऊंगा इलास्टिसिटी, बस यही होगा। ठीक है? तो यहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स किस टाइप का है? स्ट्रेचिंग। अगर एक रॉड लेते हैं, उसको हम कंप्रेस करते हैं, तो उसमें इलास्टिक डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सा है? कंप्रेसिंग। अगर हम उसको बैंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो वो ट्विस्टिंग एंड बैंडिंग का है। तो जो बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर दे, वो फोर्स क्या कहलाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। यहां पर एफ इज द डिफॉर्मिंग फोर्स। अब एग्जैक्टली यहां पर ये क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर और एटॉमिक डिस्टेंस। आया समझ? जब मैं इसको खींचता हूं वायर को, तो क्या होता है? यहां पर क्या हो गया? इंक्रीज इन इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो गई। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स का मॉडल जो है वो किसके जैसा है? इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूल स्प्रिंग मॉडल। तो अगर ये क्या हो गए? एटम और मॉलिक्यूल हो गए, है ना? और यहां पर ये क्या है? स्प्रिंग। जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो भी स्प्रिंग अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस से आने की कोशिश करती है। जब हम स्प्रिंग को इलोंगेटेड करते हैं तो भी स्प्रिंग अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर वापस आने की कोशिश करती है। तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिस्टेंस बढ़ गई। इसका मतलब क्या हो गया? 1 इंटरनल फोर्स appear इनसाइड वायर। उस वायर के अंदर एक इंटरनल फोर्स सेट हो। हमने इस पे फोर्स लगाया बेटा, फोर्स लगाया तो इसको चल देना चाहिए।
चलते रहना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा चला का मतलब थोड़ी लेंथ बढ़ी, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण अंदर एक इंटरनल फोर्स सेट हो गया, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह सकते हैं। जब बॉडी की लेंथ बढ़कर ये रुक गया तो ये क्या हुआ, दिस फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या हुआ, इंटरनल फोर्स। तो वन इंटरनल फोर्स appears inside the wire in equilibrium if deforming is equal to F internal। आया समझ? अब जब हमने वायर से फोर्स हटा दिया तो अब क्या होगा, इंटरनल फोर्स does work to regain original configuration। अब क्या हुआ, जब फोर्स हटा दिया तो क्या होगा, जैसे यहां से इसको मैंने इलोंगेटेड कर दिया, ओके, जब इलोंगेटेड करके छोड़ दूंगा ना तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग फोर्स है उसको हम इंटरनल फोर्स कह सकते हैं, ये स्प्रिंग फोर्स इसको अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में ला देता है। तो दैट इंटरनल फोर्स डज वर्क टू रीगेन द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर इंटरनल फोर्स is known as restoring force। इस इंटरनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, रीस्टोरिंग, क्योंकि ये रीस्टोर करता है, रीस्टोर यानी पुनः वापस प्राप्त करता। आया समझ में? तो दैट इंटरनल फोर्स इज ऑल्सो नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नली किसके बराबर होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर, इंटरनली वो इंटरनल फोर्स के बराबर। समझ में आया? और जब वायर अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर आएगा तो यहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, पहले जैसी। तो द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इज व्हाट, ये जो मैंने आपको बताया है ये है, आप किसी भी चीज पर फोर्स लगाते हो और वो फोर्स न तो उसको एक्सेलरेट कर रहा है, न ही उसको एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा रहा है, तो वो फोर्स वहाँ पे डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कराता है। डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कराने के बाद में उसके अंदर एक इंटरनल फोर्स सेट हो जाता है। इंटरनल फोर्स इक्विलिब्रियम में एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही हटाते हैं तो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेता है। तो वह फोर्स जो इंटरनल फोर्स है उसको रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। गॉट इट? तो रीस्टोरिंग फोर्स और इंटरनल फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स सभी एक ही बात है। आया समझ में? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कब होती है, जब हम फोर्स विद इन इलास्टिक लिमिट लगाते हैं। अगर इलास्टिक लिमिट के बाहर आपने फोर्स लगा दिया तो बेचारा वायर जो है वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा और उसके बाद में वो कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं वो सारे ब्रिजेस जो हैं उसको भी इसी तरह से बनाया जाता है। एक ब्रिज जो है ना उसकी एज जो है वो 100 साल के आसपास रहती है और 100 साल यूज़ करने के बाद में उनको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसका कारण है कि वह इलास्टिक फटीग में चले जाते हैं, यानी कि उनको थकान आ जाती है। और एक बार थकान आ गई तो वो क्या होगा कि उसके बाद में भी उससे अगर व्हीकल्स आते रहे जाते रहे तो क्या होगा, वो कभी भी कोलेप्स हो सकता है। नागपुर में अपने यहाँ पर वो जो अजनी के यहाँ का ब्रिज है ना उसकी एज हो गई है ना, हादसा हो सकता है ना, लेकिन फिर भी वो अपनी आखिरी सांस से गिन रहा है और उसके ऊपर से निकलने के पहले है ना सबको याद कर लेना है ना, 84 लाख देवी देवता को याद रख लेना कर लेना ताकि सफलतापूर्वक वहाँ से पास हो। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी का फर्स्ट कंसेप्ट कंप्लीट हुआ, इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट
नेक्स्ट कंसेप्ट है, बातें नहीं, नेक्स्ट कंसेप्ट है इलास्टिसिटी का। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्ट्रेस। नेक्स्ट इज द स्ट्रेस। समझ गए? आपने ये देखा कि इक्विलिब्रियम में डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स। गॉट इट? तो स्ट्रेस किसी मटेरियल का किससे डिसाइडेड होता है कि हम बॉडी पर किस टाइप का फोर्स लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। एनीवे, स्ट्रेस का मतलब होता है डिफॉर्मिंग और रिस्टोरिंग फोर्स और इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इससे तीन टाइप की स्ट्रेस समझ में आती है। पहली स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। पहली स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये किसके कारण आती है? ड्यू टू स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग अ वायर। ठीक है, यहां पर स्ट्रेस समझने के लिए आपको दो चीजें समझना पड़ती है, फोर्स की डायरेक्शन और दूसरा एरिया। कौन सा एरिया? ये दो चीजें अगर आपने समझ ली तो स्ट्रेस आपको आ जाएगा। तो अगर मैंने एक वायर लिया है, ओके, इसकी लेंथ है L, इसकी रेडियस है R। इस वायर पे फोर्स लगाया। मैं दूसरी बार ऐसा ही डायग्राम बना रहा हूं, मैं आपको थोड़ी देर पहले कहा था मैंने फोर्स लगाया तो वायर की लेंथ कितने से बढ़ गई बेटा? डेल्टा L से। फोर्स लगा F। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा? रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा? F के बराबर। जो डिफॉर्मिंग फोर्स उसके बराबर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके बराबर होगा? तो एरिया यहां पर वायर है, रॉड है एक तरह से, तो उसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRL। लेकिन कौन सा वाला एरिया लिया जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो एरिया कौन सा लिया जाएगा? जिस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। तो एरिया यहां पर क्या आएगा बेटा? πr। ये वो सरफेस है जिसके परपेंडिकुलर हम क्या लगा रहे हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा। तो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस? What is longitudinal stress? It will be F upon A। तो इसकी डेफिनेशन क्या दी जा सकती है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की? कि इट इज रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, है ना? रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ यूनिट सरफेस एरिया, परपेंडिकुलर टू अ यूनिट सरफेस एरिया।
इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। यानी यहाँ पे फोर्स क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। दूसरी स्ट्रेस जो आती है दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस। अगर मान लीजिएगा एक स्फीयर है, उसकी रेडियस है r, इस पे सभी तरफ से जो फोर्स लगाए जा रहे हैं वो नॉर्मल फोर्स थ्रू ऑल डायरेक्शन लगा रहे हैं। यानी यहाँ पे फोर्स ईच एंड एवरी सरफेस के परपेंडिकुलर लगाया जा रहा है। तो व्हेन अ बॉडी इज subjected to normal force through all direction, जब एक बॉडी को नॉर्मल फोर्स से सब्जेक्टेड किया जाता है सभी डायरेक्शन से, जैसे कि स्फीयर है उसको हम सब तरफ से फोर्स लगाएंगे नॉर्मल, अगर कुछ ही डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे ना तो वो स्फीयर का शेप जो है वो इलिप्सॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम सभी तरफ से फोर्स लगाएंगे तो वो स्फीयर जो है वो क्या रहेगा, एज ए स्फीयर ही रहेगा, उसकी रेडियस क्या होगी, कुछ कम हो जाएगी। देन दैट फोर्स causes change in volume, not change in shape। शेप चेंज नहीं होता, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए। उस केस में, इन दैट केस, restoring force acting per unit area is called वॉल्यूम स्ट्रेस। आया समझ? तो वॉल्यूम स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस है बेटा, इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। एरिया क्या होगा, यहाँ पे पूरा सरफेस एरिया होगा, क्योंकि सब जगह से फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। इट इज द वॉल्यूम स्ट्रेस एफ अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गॉट इट? तो पहला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर था, क्योंकि इस सरफेस का एरिया होगा। अगर ये सर्कल के फॉर्मेट में क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे स्फीयर है, ऐसा है, अगर एक क्यूबॉइड है या एक क्यूब है और उस पर सब जगह से फोर्स लगाएंगे तो एरिया क्या होगा, 6a स्क्वायर होगा, है ना। अब इसके बाद में एक और स्ट्रेस आती है, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस के कारण क्या होता है, रूप चेंज हो जाता है ना, यानी शेप चेंज हो जाता है। और शियर स्ट्रेस कब डेवलप होगी, जब बॉडी पर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। तो यहां पर इजी वे है बहुत, ये क्यूबॉइड है, ए बी सी डी, ये फिक्स सरफेस हो गई, ई एफ जी एच। आया समझ? तो यहां पर ये क्यूबॉइड हो गया, इसकी लोअर सरफेस को हमने फिक्स कर दिया। मतलब अगर आपने एक इस तरह का बॉक्स लिया है, उसके नीचे वाले सरफेस को
फेविक्विक से चिपका दिया, फिक्स कर दिया, और ऊपर वाली सरफेस पर आप क्या लगा रहे हैं, ये टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, ये टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स। यहाँ पर ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाने के कारण क्या होगा कि ये वाली सरफेस डिस्प्लेस हो जाएगी बेटा। समझा? तो ई एफ जी एच क्या हो जाएगा, ई एफ, ई डैश, एफ डैश, जी डैश और एच डैश डिस्प्लेस हो। ओके, तो कुल मिलाकर व्हेन टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स is applied on a body, जब बॉडी पर कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, देन शेप ऑफ बॉडी चेंजेस एंड restoring force that is tangential deforming force acting per unit area of cross section is called shear stress। तो अगर मान लीजिएगा इस साइड की लेंथ a है, इस साइड की लेंथ b है, और ये हाइट क्या है, c है, ये क्यूबॉइड था ABC है ना, तो shear स्ट्रेस क्या होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सा वाला, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, एफ अपॉन एरिया, एरिया किसका, जो सरफेस डिस्प्लेस हुई है, तो यहाँ पर एरिया किसका आएगा बेटा, एरिया ऑफ ई एफ जी एच। एरिया ऑफ ई एफ जी एच क्या होगा, ए इंटू बी हो। तो दिस इज कॉल्ड shear स्ट्रेस, मतलब टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, shear स्ट्रेस कहते हैं। मैंने सुसाइड करा था कि आपको आज कहाँ तक कराऊंगा, स्ट्रेन तक करा दूंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तक हुआ है। एक कंसेप्ट थोड़ा सा और समझ लीजिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लासेस में लूँगा। मैंने शुरुआत में बताया था कि एक बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, नेट फोर्स क्या है, 0 है, लेकिन अगर मान लो मुझे किसी क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, A है ना, इस पर नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन किसी एक तरफ लगने वाला फोर्स क्या हो गया, मान लेते हैं ये हो गया, किसी एक तरफ लगने वाला फोर्स, और इसका सरफेस के साथ में एंगल है थीटा, तो इस एफ का ये कंपोनेंट क्या होगा बेटा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और एफ कॉस थीटा के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, shear स्ट्रेस डेवलप। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सरफेस क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि इस बॉडी को यहाँ से कट कर दो तो जो सरफेस एरिया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इस केस में अंडर दैट फोर्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, वन इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दैट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट, एफ साइन थीटा अपॉन ए, यानी फोर्स का सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और shear स्ट्रेस किसके बराबर होगी, यहाँ पर shear स्ट्रेस किसके बराबर होगी, यहाँ पर एफ कॉस थीटा अपॉन ए। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं, ये फर्स्ट डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।